साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की घटना चक्र की सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा राजनीतिक दल। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊंगा आपके लिए। इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, यहीं से आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें कहा गया है कि दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन प्रतीक यानी कि आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। वर्तमान में देश में कुल 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM CPM, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल हैं। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1936 में की थी। वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI की स्थापना 1925 में तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM CPM की स्थापना 1964 में हुई थी। आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। आगे देखते हैं साथियों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितनी भी PYQ तक पूछे गए हैं उनको करा रहा हूँ, और पूछे जाने की संभावना है वो भी आप देखेंगे, और इन प्रश्नों के साथ आप इनका विश्लेषण देखेंगे जो प्रश्नों के साथ अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप एक प्रश्न के साथ कम से कम 5 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट यानी कि पहला कथन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। और तीसरा कथन है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त है। और चौथा कथन है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे।
तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि कथन 1, 2, 3 और 4 और इसमें सही है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। साथ ही वह निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के तहत राजनीतिक दलों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल यानी कि क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव यानी कि लोकसभा या विधानसभा में कुल पड़े वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% सीटें प्राप्त करता है, या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय तथा 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में भारत में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा 50 से अधिक राज्य स्तरीय दल हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? यानी कि इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखेंगे। तो इसका विश्लेषण है कि निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है, यानी कि आ दिया है इसमें, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। इसमें दूसरा पॉइंट बा कह रहा है कि उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और इसमें सा कह रहा है तीसरा पॉइंट कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से 2 से अधिक। ये बीपीएससी प्री 2020 री एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 4 राज्यों में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल, यहाँ प्रश्न में क्षेत्रीय दल से तात्पर्य राज्य स्तरीय दल से ही है, की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है
कि उसे उस राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 6% मत एवं उस राज्य से न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें, इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 देना जाएगा, अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से जो ज़्यादा हो प्राप्त हों, या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य से प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम 1 सदस्य अथवा राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो, या लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल वैध मतों में से न्यूनतम 8% मत प्राप्त हों। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प सी होगा, लेकिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना था, जो कि पूरी तरह गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब देखते हैं पहला इसमें कथन है, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। देखते हैं दूसरा कथन, इसमें दूसरा कथन कह रहा है कि वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2% सीटें जीत पाई हो। तीसरा कथन है, यानी कि तीसरा पॉइंट है इसमें, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो। और चौथा पॉइंट है इसमें, वह संबंधित राज्य की किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करवाई हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। केवल पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट इसमें सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा तथा तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल से हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मुस्लिम लीग, दूसरा रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और चौथा पीजेंटस एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया। इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यह राज्य स्तरीय पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की।
वर्तमान में अखिलेश सिंह यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि अकाली दल। इसकी व्याख्या है कांग्रेस, भाजपा एवं सीपीआई राष्ट्रीय दल हैं, जबकि अकाली दल शिरोमणि अकाली दल को पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि तेलुगु देशम। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। तेलुगु देशम यानी कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसकी स्थापना मार्च 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू। अन्य तीनों प्रश्नगत दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आम आदमी पार्टी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि ना तो ये एक राज्य पार्टी है, ना राष्ट्रीय पार्टी है, ना क्षेत्रीय पार्टी है, ना ही पंजीकृत पार्टी है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ई है। दोस्तों, ये एक पंजीकृत पार्टी है। देखते हैं इसकी व्याख्या। इसलिए इसका विकल्प ई सही आंसर है, यानी कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राज्य स्तरीय पार्टी है। इसे दिल्ली और पंजाब में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है। चूँकि सभी राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण होता है, अतः यह पंजीकृत पार्टी भी है। अतः विकल्प ई उपयुक्त उत्तर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। साथियों, यदि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन विद रोजगारशाला। वहाँ पर जाकर के आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के शॉर्ट नोट्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, क्वेश्चन नंबर 18 की व्याख्या है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा 1936 में की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। तो इसमें पहला है पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि इसमें केवल 2 और 3 सही हैं और अन्य गलत है, यानी कि 2 की और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट यानी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एवं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी। यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी, जबकि वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद और शमसुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक सदस्य थे। इस पार्टी ने 1925 से 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखते हैं इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि राजनीतिक दल हैं, फिर उनका गठन वर्ष है, यानी कि सीपीआई का गठन 1925 में हुआ था, सीपीएम का गठन 1964 में हुआ था, और एआईएमडीएमके इसका गठन 1972 में हुआ था, और तेलुगु देशम का गठन 1982 में हुआ था। इसमें एक नोट दिया गया है, यानी कि एम.एन. रॉय, अवनी मुखर्जी आदि ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान सीपीआई है,
की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई। कानपुर में हुए साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में सिंगारवेलु, चेट्टियार, एस.वी. घाटे, मुजफ्फर अहमद आदि के नेतृत्व में हुई थी। इस प्रकार वर्तमान में भारत में राजनीतिक रूप से सक्रिय सीपीआई जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है की स्थापना यानी कि की स्थापना वर्ष 1925 है। तथापि प्रश्नगत वर्षों के संदर्भ में विकल्प ए को इस प्रश्न का उत्तर माना जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों यानी कि सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा यानी कि 1964 में। इसकी व्याख्या है भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम में 1964 में कोलकाता में हुए 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का 1996 और 97 के दौरान सत्ता में था भाग नहीं थे। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा यानी कि ये तीनों कौन कौन से समता पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और आपका हरियाणा विकास पार्टी, ये तीनों सत्ता में नहीं थे। सत्ता में थे लेकिन इन्होंने भाग नहीं थे, ये भाग नहीं थे संयुक्त मोर्चा का। देखते हैं इसका विभाजन इसकी व्याख्या क्या है कि बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी एवं हरियाणा विकास पार्टी 1996-97 के दौरान संयुक्त मोर्चा सरकार के अंग नहीं थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त मतों की प्रतिशतता दी गई है। तो अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि जिस दल ने मतों की उपर्युक्त प्रतिशतता प्राप्त की वह था। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा यानी कि भारतीय जनता पार्टी। इसकी व्याख्या है प्रश्नगत आरोही क्रम का यह मत प्रतिशत दिए गए निर्वाचनों में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मत प्रतिशतता के लगभग समकक्ष है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। साथियों यह क्वेश्चन पुराना है, अब यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन ए है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। और इसमें कारण आर है आपका वह बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही उत्तर है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। वर्तमान समय में भारत में साझा सरकारों का दौर चल रहा है। क्योंकि इस प्रकार की सरकार में कई दल शामिल होते हैं, इसलिए सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम चलाया यानी कि बनाया जाता है और उसी के अनुरूप सरकार को चलाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा यानी कि केरल। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। केरल में लगातार कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता रहा है। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सामान्यतः क्षेत्रीय दल ही सत्ता में रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें कथन ए कह रहा है कि
भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। दूसरा कारण आर कह रहा है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। ऊपर के दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कम मत प्रतिशत के बावजूद सदस्यों के अपेक्षिक बहुलता के आधार पर जीत जाने के कारण ही सरकार बनाने वाले दल का मत प्रतिशत कम रह जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें कथन ए कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कारण आर कह रहा है इसमें कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 35% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि ए तो गलत है परंतु आर इसमें सही है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं जिसमें महिलाएं नहीं हैं। अतः संविधान में संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। स्पष्ट है कि कथन गलत है, कारण सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कथन ए है इसमें भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण आर कह रहा है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और आसान प्रश्न भी था। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद एवं क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह हावी है। अतः विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, किंतु मात्र यही कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया। इसके अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था। इसकी व्याख्या है दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन एवं सरकार का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कथन ए कह रहा है कि भारत में लिखित संविधान है और कारण आर बता रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका वही हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अतः कथन ए सही है। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास होता है। ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान तथा सुविधाओं की वृद्धि की बात करते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जनमत का झुकाव उनकी तरफ हो जाता है। अतः कारण आर भी सही है किंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, मजदूर संघ के सदस्य। इसकी व्याख्या है
मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह, औपचारिक संगठन आदि भी कहते हैं। इसमें मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन आदि को शामिल किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हों। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। देखते हैं इसके अगले विकल्प हैं आपके, तो ऑस्टिन और भीखू पारीख और आपका इसमें रजनी कोठारी और मायरन विनर। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि रजनी कोठारी। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने CMDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, 15 जनवरी 1985। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। दल बदल निरोधक अधिनियम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हेतु विधेयक लोकसभा द्वारा 30 जनवरी 1985 तथा राज्यसभा द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ तथा 15 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ यह अधिनियमित हुआ था। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्थता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान हैं। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस कानून के तहत किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, 1985 को। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा कि जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी व्याख्या है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा 2 के प्रावधान के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य तब होगा जब उसके विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नांकित
में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा कि लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। 10वीं अनुसूची में सम्मिलित दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत पैरा 5 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचन से ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है वह यदि अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके बाद जब वह पद धारण किए रहता है तब उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है अथवा ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह अपने मूल राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। परंतु यदि वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी कि अनर्ह ठहराया जा सकता है। अतः विकल्प डी सत्य नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है कि राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्थता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों में। यानी कि पहला इसमें विकल्प है यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा इसमें यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी है। दोनों विकल्प इसमें सही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर। इसकी व्याख्या है तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सितंबर 1979 में दल बदल को रोकने के लिए एक विधि को अधिनियमित किया गया था। इस कानून के अनुसार यदि विधान परिषद का कोई सदस्य अपनी पार्टी को जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है छोड़ता है तो वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं रहेगा। इस कानून के अनुसार यदि कोई सदस्य किसी विषय पर पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश या व्हिप यानी रिट के विरुद्ध सदन में मत देता है या पार्टी के आदेश पर उल्लंघन करता है या बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए जिसमें दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के परिणामों में कुछ विवरण प्रस्तुत हैं। तो इसमें देख लीजिए आप, ये एक पुराना क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक प्राप्त मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है, अर्थात कुल वैध मतों के प्रतिशत मत का महत्व नहीं होता है, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि वह पद्धति जिसमें सर्वाधिक प्राप्त मतों के आधार पर निर्वाचित माना जाता है, अर्थात कुल वैध मतों के प्रतिशत मत का महत्व नहीं होता, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन में यही पद्धति प्रचलित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की कुल सदस्य संख्या
543 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.3 या 54 सदस्य संबंधित पार्टी का होना चाहिए। विगत 2 आम चुनावों में किसी भी विपक्षी पार्टी को अकेले लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिल सकी हैं। यही कारण है कि मई 2014 में 16वीं लोकसभा के गठन के समय से ही लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया है? तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या, आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर गरीबों को भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने इस संघर्ष को भूपोर्तम का नाम दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि व्यापारी वर्ग। इसकी व्याख्या, व्यापारी वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद का विरोध करती है, जबकि व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं पूंजीवाद का समर्थक होता है। अतः यह वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं बनाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कामराज योजना का उद्देश्य था। कामराज योजना का उद्देश्य था। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। इसकी व्याख्या, 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने एवं राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि हेतु चलाई यानी कि तैयार की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। दूसरा स्टेटमेंट भी कह रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं के चुनावों में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इसमें, यानी कि चुनावी बॉन्ड जारी करने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। और चौथा स्टेटमेंट है, पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। केवल कथन ए, सी और डी सही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचना यानी कि 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत केवल वही राजनीतिक दल ही चंदा ले सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं। चुनावी बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिनों तक वैध रहेंगे। राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। साथियों मैंने इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस थे यानी कि PYQ थे वो आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको यहीं से अपनी तैयारी को प्रैक्टिस में और रिवीजन में लेके आना है और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा संविधान संशोधन। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊंगा, इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। साथियों मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए सभी घटना चक्र की सीरीज को एक एक करके लाऊंगा। यदि आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।